दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के उन क्वेश्चन की जो पिछले हुए एग्ज़ाम में पूछे गए थे। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं आरपीएससी एएसओ के एग्ज़ाम की। जी हाँ, 8 जुलाई को ये एग्ज़ाम आयोजित किया गया था 2022 में राजस्थान सरकार द्वारा, जिसमें आरपीएससी एएसओ एग्ज़ाम में राजस्थान करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे आइए देखते हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण है। कई क्वेश्चन है वो रिपीट भी होते रहते हैं। तो सहायक सांख्यिकी अधिकारी यानी एएसओ का जो एग्ज़ाम हुआ था 8 जुलाई 2022 को, उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स जो पूछा गया था, पहला क्वेश्चन था जागृति बैक टू वर्क योजना किससे संबंधित है। जी हाँ, ये राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का संबंध किससे है? तो इसमें आपको बता दें कि जो किसी निजी कारणों से जॉब छोड़ चुकी महिलाओं से इस योजना का संबंध है। तो ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट योजना है। 30 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना को शुरू करने की घोषणा की थी, जागृति बैक टू वर्क योजना, जिसमें पारिवारिक जो मजबूरी के चलते नौकरी छोड़ने वाली महिलाओं को सरकार के द्वारा नौकरी से जोड़ने के लिए वर्क फ्रॉम होम का विकल्प उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है। तो अपने निजी कारणों से जॉब छोड़ चुकी महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा और इसके लिए सरकार के द्वारा जॉब्स फॉर हर फाउंडेशन के साथ एक एमओयू भी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पशुपालकों के लिए राजस्थान में देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना कहाँ विकसित की जा रही है। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2 या 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है पीछे एग्जाम में। तो पशुपालकों के लिए देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना है जो कोटा में विकसित की जा रही है, यानी कि इसका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कोटा में इसको विकसित किया जा रहा है पशुपालकों के लिए। यह योजना है देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना। वहीं अगर बात की जाए तो इस योजना को जो 300 करोड़ रुपए की लागत से साल 2020 में इस योजना को राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो इसकी जो लागत है वो तकरीबन 300 करोड़ रुपए थी। इसमें पशुपालकों को कोटा शहर में सुव्यवस्थित रूप से बसाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। 17 अगस्त 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, जिसमें पर नगर विकास न्यास कोटा द्वारा प्रथम चरण में 738 आवासों का निर्माण कार्य पूरा किया जाकर 501 आवासों का आवंटन भी किया गया था। तो पशुपालकों के लिए योजना है, योजना का नाम है देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना, जो कोटा में विकसित संचालित की जा रही है। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जी हाँ, 2 कथन दिए गए हैं। पहला है, साल 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की जीएसडीपी जो वृद्धि दर है वो भारत की जीडीपी वृद्धि दर 9.20% की अपेक्षा करते 11.04% है। तो ये बिल्कुल ही सत्य कथन है। भारत की जीडीपी की अगर बात की जाए तो जीएसडीपी विकास दर 2011-12 के मूल्यों के आधार पर भारत की तो है 9.20% और राजस्थान की है 11.04%। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया है, राजस्थान में स्थिर मूल्यों पर 2017-18 से लेकर 2021-22 तक स्थिर मूल्यों पर जो प्रति व्यक्ति आय है वो निरंतर बढ़ी है। तो यह कथन गलत है, क्योंकि निरंतर नहीं बढ़ी है, कम भी हुई है। जिस समय कोरोना आया था उस समय 2020-21 की अगर बात की जाए तो प्रति व्यक्ति आय है वो राजस्थान में 74,009 थी, वो भी स्थिर मूल्यों पर। उससे पहले अगर बात की जाए तो 2019-20 में यही प्रति व्यक्ति आय 76,882 थी, यानी कम हुई है, निरंतर नहीं बढ़ी है। लेकिन 2021-22 में ये फिर बढ़ गई, यानी 81,231। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 2021-22 में आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान में स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय है 81,231, लेकिन इससे पहले 2020-21 में कम भी हुई है, तो निरंतर नहीं बढ़ी है। तो इसमें केवल पहला ही कथन सही होगा, यानी केवल कथन एक ही सत्य है। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लिया था। तो राजस्थान की अगर बात की जाए तो टोक्यो पैरालंपिक में राजस्थान के 6 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के 6 खिलाड़ी है वो टोक्यो पैरालंपिक में शामिल हुए थे। और राजस्थान की अगर बात की जाए तो अवनी लेखरा ने, राजस्थान के जो पैरालंपियन अवनी लेखरा ने मेडल भी जीता था, गोल्ड मेडल रोज कांस्य पदक जीता था। 6 खिलाड़ी कौन कौन से शामिल हुए थे। टोक्यो पैरालंपिक का आयोजन है वो 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर 2021 में किया गया था,
जिसमें आपको बता दें कि सुंदर गुजर, देवेंद्र झाझड़िया, कृष्णा नागर, अवनी लेखरा 4 और इसके अलावा इसमें संदीप चौधरी 5 और इसमें शामिल हुए थे श्याम सुंदर। जी हाँ, श्याम सुंदर भी शामिल हुए थे तीरंदाजी के लिए। तो 6 खिलाड़ी है वो इसमें शामिल हुए थे। देवेंद्र झाझड़िया ज्वेलिन थ्रो के लिए, सुंदर गुजर ये भी ज्वेलिन थ्रो के लिए, इसके अलावा संदीप चौधरी ये भी ज्वेलिन, और कृष्णा नागर जो बैडमिंटन के लिए, अवनी लेखरा शूटिंग के लिए और श्याम सुंदर है वो तीरंदाजी के लिए। तो 6 खिलाड़ी राजस्थान के शामिल हुए थे, जिसमें राजस्थान को 5 मेडल है वो टोक्यो पैरालंपिक में मिले थे। अवनी लेखरा ने गोल्ड और कांस्य पदक, देवेंद्र झाझड़िया ने सिल्वर मेडल, सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक और कृष्णा नागर ने स्वर्ण पदक हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नए जिलों के गठन एवं इनकी आवश्यकता का आकलन करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया था? तो आपको बता दें कि नए जिलों के गठन को लेकर राजस्थान सरकार द्वारा राम लुभाया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और आगे भी इसके पूछे जाने की संभावना है। तो राम लुभाया की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। ये कमेटी बनाई गई थी 5 मई 2022 को इस कमेटी का गठन किया गया था और उसका जो कार्यकाल वर्तमान में इस कमेटी का कार्यकाल है वो मार्च 2023 तक भी बढ़ाया गया है। यानी 6 महीने में इसकी रिपोर्ट देनी थी लेकिन रिपोर्ट नहीं दी गई, तो इसके चलते इसका कार्यकाल है वो इस समिति का फिर से बढ़ा दिया है और मार्च 2023 तक कार्यकाल रहेगा। तो कमेटी की जो पहली बैठक में नए जिलों के गठन को लेकर 51 प्रस्ताव आए थे और इसमें जो फाइनल मोहर लगाई जा रही है कि बताया जा रहा है कि 6 नए जिले हैं वो बनाई जा सकती है। राजस्थान सरकार 6 नए जिले की घोषणा बजट में कर सकती है। तो राम लुभाया की अध्यक्षता में जो पूर्व IAS अधिकारी है, इनकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था नए जिलों को बनाने को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान द्वारा जो विंड एवं हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी किस वर्ष में लागू की गई है? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार द्वारा पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 में इसको लागू किया गया था। तो ध्यान रखना 2019 में यह नीति लागू हुई थी, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कब लागू की गई थी? तो 18 दिसंबर, ध्यान रखना 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान सरकार द्वारा जो विंड एवं हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी है जिसे लॉन्च किया गया था। ये राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन इसमें नोडल एजेंसी है। पवन ऊर्जा परियोजनाओं और आवश्यक भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा देना इस नीति का मुख्य उद्देश्य है। तो 2019 में राजस्थान सरकार द्वारा विंड एवं हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 के अनुसार वह जिला जहां पर वास्तविक रक्षित वन क्षेत्र अधिकतम प्रतिवेदित है वह जिला कौन सा है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा करौली, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। रक्षित वन जिसकी देखभाल सरकार के द्वारा की जाती है, इन वनों के दोहन के लिए सरकार कुछ नियमों में छूट भी देती है। राजस्थान में जो संरक्षित वन के अंतर्गत अगर बात की जाए तो 18,543.22 वर्ग किलोमीटर यानी 56.43% वन क्षेत्र है संरक्षित या रक्षित वन का। तो अधिकतम प्रतिवेदित है करौली में, जो राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे वार्षिक पुस्तक 2019-20 के अनुसार मार्च 2020 के अंत तक भारतीय रेलमार्ग की कुल लंबाई में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? तो इसमें आपको बता दें कि भारतीय रेल वार्षिक पुस्तक 2019-20 के अकॉर्डिंग मार्च 2020 तक, जी हाँ मार्च 2020 तक भारतीय रेलमार्ग की कुल लंबाई में राजस्थान की हिस्सेदारी है वो 8.83% है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 8.83% है जो राजस्थान की हिस्सेदारी है। अगला क्वेश्चन है, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में प्रचलित भू जोतों का औसत आकार कितना है? जी हाँ, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में प्रचलित भू जोतों का जो औसत आकार है वो 2.73 हेक्टेयर है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया था 2-3 बार, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 2.73 हेक्टेयर है जो कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में भूमि जोतों का औसत आकार है 2.73 हेक्टेयर। जो वर्ष 2010-11 में कितना था? तो 2010-11 में ये था 3.07 हेक्टेयर, जो भूमि जोतों के औसत आकार में कितने प्रतिशत की कमी को दर्शाता है? तो इसमें आपको बता दें कि 11.07% की
कमी को दर्शाता है। प्रतिशत के आधार पर अगर बात की जाए तो कमी हुई है, क्योंकि पहले 3.07 हेक्टेयर था, जो बाद में 2015-16 में घटकर 2.73 हेक्टेयर हो गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 के लिए अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2011-12 की स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? जी हाँ, स्थिर कीमतें यानी 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय अगर बात की जाए तो स्थिर कीमतों पर 74,009 थी। जी हाँ, 74,009 थी, लेकिन 2011-12 की स्थिर कीमतों के आधार पर 2021-22 में यह बढ़कर 81,231 रुपये जी हाँ प्रति व्यक्ति आय है, जो बढ़कर 81,231 रुपये, यानी इसमें बढ़ोतरी हुई है, बढ़ गई है। इसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो 9.76% की बढ़ोतरी हुई है प्रति व्यक्ति आय में, क्योंकि वर्तमान में हो गई है 81,231, जो पहले थी 74,009। जी हाँ, इसके अलावा 2021-22 में अगर बात की जाए तो प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई है? तो प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 1,35,218। जी हाँ, ये ध्यान रखना, प्रचलित कीमतों पर तो इतनी है और स्थिर कीमतों पर 81,231 है। अगला क्वेश्चन है, 2021-22 की अवधि में राजस्थान को प्राप्त होने वाली कुल राजस्व प्राप्तियों में कौन सी मद का योगदान सर्वाधिक था? तो ये भी बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2021-22 की अवधि में राज्य को प्राप्त होने वाली राजस्व प्राप्तियों में जो सर्वाधिक योगदान था स्वयं का कर राजस्व का, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 2021-22 में SGST, जी हाँ, राजस्थान की अगर बात की जाए तो 37,663 करोड़ रुपये अनुमानित, जो राज्य के स्वयं कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है, 42% योगदान है। तो स्वयं के कर राजस्व का सबसे अधिक योगदान है राज्य को प्राप्त होने वाली कुल राजस्व प्राप्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार, जो वर्ष 2021-22 के अनुसार राजस्थान में खाद्यान्नों के कुल उत्पादन का प्रारंभिक पूर्वानुमान कितना है? जहाँ आर्थिक समीक्षा के अनुसार जो राजस्थान में तो वर्ष 2021-22 में खाद्यान्न उत्पादन का 225.20 लाख टन होने की संभावना है, जो गत वर्ष, जी हाँ ध्यान रखना, 225.20 लाख टन होने की संभावना है। ये 2021-22 के अकॉर्डिंग आर्थिक समीक्षा के अनुसार, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। गत वर्ष कितना था? तो गत वर्ष था 269.09 लाख, जी हाँ, मैट्रिक टन। गत वर्ष था 269.09 लाख मैट्रिक टन, जिसमें कितने प्रतिशत की कमी हो गई है? तो इसमें 16.31% की कमी इसमें दर्शाता है। तो 225.20 लाख मैट्रिक टन है वो कुल खाद्यान्न उत्पादन है, वो रहा था 2021-22 के अनुसार आर्थिक समीक्षा में। नेक्स्ट है, राजस्थान में दिसंबर 2021 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता क्या थी? ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, कई बार ये डायरेक्ट पूछा जाता है। तो दिसंबर 2021 तक राजस्थान की अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता है वो 23,321 मेगावाट है। जी हाँ, 23,321.40 मेगावाट है वो रही थी, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 23.3 गीगावाट जो राजस्थान की अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता में तापीय ऊर्जा की भागीदारी है वो सर्वाधिक अधिक है। तो ये ध्यान रखना, कौन सी भागीदारी सर्वाधिक अधिक है? तापीय ऊर्जा की सर्वाधिक भागीदारी है वो राजस्थान में अधिक है। राजस्थान में 43,354.60 किलोमीटर का ऊर्जा ट्रांसमिशन सिस्टम है और इसमें घरेलू उपभोक्ता है वो सर्वाधिक है। तो दिसंबर 2021 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता राजस्थान में 23,321 मेगावाट रही थी। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार दिसंबर 2021 तक राजस्थान में स्थापित बायोमास ऊर्जा संयंत्र की संख्या कितनी थी? जी हाँ, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार दिसंबर 2021 तक, जी हाँ, दिसंबर 2021 तक राजस्थान में जो बायोमास ऊर्जा संयंत्रों की अगर बात की जाए तो इनकी संख्या थी 13, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 13 बायोमास संयंत्र है वो राज्य में स्थापित किए जा चुके हैं। बायोफ्यूल, जी हाँ, बायोफ्यूल बायोडीजल को भी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है। यह मुख्य रूप से जो रतन जोत से प्राप्त किया जाता है, जिसे जेट्रोफा के नाम से भी जानते हैं। तो राज्य में बायोडीजल रिफाइनरी जो कलडवास उदयपुर में स्थापित की गई थी। तो 13 है वो बायोमास ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो इसमें 4 उद्देश्य दिए गए हैं।
जिसमें दिया है किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों को समय पर प्रदान करना, ये नहीं है। फसल बीमा योजना के लिए अनुदान देना, ये भी नहीं है। कृषिगत विपणन के लिए वित्तीय सहायता देना, ये भी नहीं है। सिंचाई के लिए जल आपूर्ति में वृद्धि, ये भी नहीं है, यानी सारे ही नहीं है। तो ये बोनस पॉइंट है वो इसमें मिला था एएसओ के एग्जाम में। तो राजस्थान में जो राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसमें किसानों को जो स्थायी अपंगता यानी स्थायी अपंगता हो जाए या किसानों को जो खेतों में काम करते समय मृत्यु अपंगता की दशा में आर्थिक रूप से सहायता राशि है वो सरकार द्वारा दी जाती है। तो ये योजना है वो दुर्घटना अगर किसान की हो जाती है तो इसमें सरकार के द्वारा इसमें लाभ दिया जाता है। 5,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि है वो सरकार के द्वारा इसमें दी जाती है। तो 11 सितंबर 2009 को इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए किसान के साथ साथ खेतीहर मजदूर के लिए भी इसी योजना का लाभ है वो इसमें मिलता है। तो ध्यान रखना, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों, कृषि कार्य में लिप्त व्यक्तियों, मंडी परिसर में काम करने वाले जो हमाल पल्लेदार की कृषि कार्य मंडी में परिसर में काम करने वाली कोई भी दुर्घटना या मृत्यु या अपंगता की दृष्टि में सरकार के द्वारा इसमें आर्थिक सहायता दी जाती है। तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन है वो सही नहीं है, इसमें बोनस पॉइंट है वो दिया गया था। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत में तेल के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार जो भारत में जो तेल के उत्पादन में राजस्थान, कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान का दूसरा स्थान है। जी हाँ, 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान का जो क्रूड ऑयल कच्चे तेल के उत्पादन में बॉम्बे हाई के बाद दूसरे स्थान पर राजस्थान रहा था। राज्य में देश में कुल कच्चे तेल के उत्पादन का 30 मिलियन टन वार्षिक का जो लगभग 6 मिलियन टन वार्षिक 20% उत्पादन है वो होता है। इसमें आपको बता दें कि जो प्रदेश में अभी खनिज तेल के लगभग 205 मिलियन टन बैरल के प्रसिद्ध भंडार मौजूद है। तो दूसरे स्थान पर है बॉम्बे हाई के बाद आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार। नेक्स्ट है राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना का कौन सा उद्देश्य नहीं है। जी हाँ, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना का जिसमें मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो इसमें है कृषि में उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना और किसान की आय को बढ़ाना है। जी, आय को दोगुना करना, ये भी सही है। किसान की आय को बढ़ाना, ये भी सही है। जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देना, जी हाँ, कृषि को बढ़ावा देना, ये भी सही है। बैंक ऋण के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता देना, ये नहीं है, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बैंक ऋण के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता इसमें नहीं दी जाती है। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना, जिसका मुख्य उद्देश्य अगर बात की जाए तो किसानों की आय को दोगुना कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, और यह परियोजना राज्य के 17 क्लस्टर में संचालित की जा रही है, जिसमें किसानों की आय में भी इजाफा हो रहा है। किसान उत्पादन कंपनी भी इसमें बनाई गई है, किसानों को उचित दाम मिल सके इसके लिए, लेकिन भुगतान में बैंक ऋण के भुगतान में वित्तीय सहायता इसमें किसी भी प्रकार से नहीं दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर के किस क्षेत्र में तेंदुआ सफारी पार्क स्थित है। तो तेंदुआ सफारी पार्क जो लेपर्ड सफारी है वो जालाना में स्थित है, जयपुर में, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, जयपुर शहर के मालवीय नगर जैसे विकसित इलाके में जो एकदम नज़दीकी है जालाना लेपर्ड रिजर्व है, जो भारत का सबसे छोटा संरक्षित वन्य जीव क्षेत्र है। इस संरक्षित वन का अगर बात की जाए तो कुल क्षेत्रफल मात्र 24 वर्ग किलोमीटर है और लगभग 38 तेंदुओं की आबादी वाला यह वन क्षेत्र है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है वो आमागढ़ परियोजना भी, जी हाँ, आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का भी इसमें शुभारंभ किया गया है। तो एक साथ 2 लेपर्ड रिजर्व वाला जो भारत का पहला शहर बना है जयपुर, क्योंकि जालाना में भी तेंदुआ सफारी पार्क है और हाल ही में आमागढ़ में भी तेंदुआ सफारी पार्क का उद्घाटन किया गया था। तो 2 लेपर्ड रिजर्व है वो जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थित है। जी हाँ, देवगढ़ जो पवन ऊर्जा परियोजना है वो प्रतापगढ़ में स्थित है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 6 मार्च 2001, जी हाँ, 2001 में देवगढ़ प्रतापगढ़ में राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना है वो स्थापित की गई थी। प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना जो राजस्थान में जैसलमेर के अमृतसर, जी हाँ, अमृतसर जैसलमेर में जो राजस्थान में प्रथम जो पवन ऊर्जा परियोजना है वो स्थापित की गई थी 1999 में। अगर बात की जाए दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना की तो देवगढ़ है वो प्रतापगढ़ में है, जो 2001 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये थोड़ा नेशनल का हो गया। वीर बाल दिवस है वो 26 दिसंबर को मनाते हैं। 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती के अवसर पर 2022 में पीएम मोदी ने घोषणा की थी कि जो सिख गुरु के 4 साहिबजादे खालसा की शहादत को चिन्हित करने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। जी हाँ, वीर बाल दिवस है वो कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। तो 2022 में इसको मनाया गया था वीर बाल दिवस। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन जो एएसओ के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट कौन से जो आपको करंट अफेयर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसके थोड़े आर्थिक समीक्षा से ज़्यादा बने थे, इसलिए हमने इसको पहले इसमें डिस्कस किया। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जो अगले वीडियो में वन रक्षक का एग्ज़ाम हुआ था, सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, जो इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम हुए थे राजस्थान के जिसमें करंट अफेयर जो पूछा गया था उन सभी को हम शामिल करेंगे, चाहे राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम हो चाहे और कोई भी जितने भी 2022 में एग्ज़ाम हुए हैं। तो ये वीडियो का दूसरा पार्ट है, इसको अलग से प्लेलिस्ट में अपडेट किया जाएगा। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।